ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कुछ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हमने डिस्कस किए थे, कुछ रह गए थे, तो इन्हें भी हम इन शॉर्ट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ये भी थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, देन हम आगे बढ़ेंगे। तो इसमें अभी हमने काई स्क्वायर टेस्ट और रन टेस्ट डिस्कस किया था, रन टेस्ट फॉर वन सैंपल एंड रन टेस्ट फॉर टू सैंपल। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टेस्ट है, और ये टेस्ट पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो ये है ऑर्डिनरी साइन टेस्ट। ठीक, तो ऑर्डिनरी साइन टेस्ट क्या होता है, इसका क्या प्रोसीजर है, कैसे इसमें हम हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं। ठीक है, और लार्ज सैंपल अप्रोक्सीमेशन इसका क्या होगा, ये थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो जनरली हम देखते हैं भाई, हमें क्या करना है। अगर हम टी टेस्ट की बात करें तो टी टेस्ट में मीन की स्पेसिफाइड वैल्यू हमें टेस्ट करनी थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने कहा था भाई, जो अजम्पशन थे वो था कि हमारा डेटा ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, ऑर्डिनल स्केल डेटा हो सकता है। और ऑर्डिनल स्केल डेटा पे हम क्या करते हैं, मीडियन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हाइपोथेसिस होगी टू टेस्ट द स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ मीडियन। ठीक है, या इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं भाई, हम कहें जो ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे, ठीक है, वो ऑब्जर्वेशंस क्या होंगे, मीडियन स्पेसिफाइड मीडियन से या मीडियन वैल्यू से बड़े हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन मीडियन इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन मीडियन एंड दिस इज इक्वल टू 1/2। जब मीडियन हमने डिफाइन किया था तो वहां पर कहा हुआ था, मीडियन क्या है, मीडियन इज द वैल्यू विच डिवाइड्स द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो मीडियन क्या करता है, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो ये नल हाइपोथेसिस हमारी इस तरह की फॉर्म में भी हो सकती है। हम कह सकते हैं भाई, जो ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे सैंपल में, सिंगल सैंपल होगा यहाँ पे, ऑर्डिनरी साइन टेस्ट वन सैंपल टेस्ट है। ठीक है, तो इसमें सिंगल सैंपल है, तो इस केस में हम कह सकते हैं भाई, कुछ ऑब्जर्वेशंस क्या है हमारे, मीडियन से अबव हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन मीडियन से बिलो हैं। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अबव द मीडियन एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बिलो द मीडियन शुड बी इक्वल अंडर नल हाइपोथेसिस। दिस इज आवर नल हाइपोथेसिस। ओके, या कभी कभी क्या करते हैं, इसको हम मीडियन की स्पेसिफाइड वैल्यू भी इसकी हेल्प से टेस्ट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम आगे देखें, ये भी मैंने बताया था, ऑर्डिनरी साइन टेस्ट क्या है। अगर हमारे पास टी टेस्ट है, टी टेस्ट में हम मीन की स्पेसिफाइड वैल्यू को टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर टी टेस्ट के अजम्पशंस क्या होते हैं, वायलेट होते हैं। जैसे अजम्पशन था भाई, पेरेंट पॉपुलेशन शुड बी नॉर्मल, तो अगर डेटा में पेरेंट पॉपुलेशन नॉर्मल नहीं होती है तो उस केस में हम क्या करेंगे, टी टेस्ट तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो टी टेस्ट की जगह पर ऑर्डिनरी साइन टेस्ट यूज करेंगे, और वहाँ पर हम मीडियन के लिए टेस्टिंग करेंगे, मीडियन की स्पेसिफाइड वैल्यू टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो कैसे टेस्ट करते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, तो प्रोसीजर्स को मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, मीडियन ऑब्टेन करना है। ठीक, मीडियन हम फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हम कह सकते हैं भाई, फाइंड द डिफरेंस अबाउट मीडियन। ठीक है, हमें सैंपल गिवन है, ऑब्जर्वेशंस गिवन है, तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशंस को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, देन मीडियन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट में हमें क्या करना है, मीडियन के अबाउट डिफरेंसेस कैलकुलेट करने हैं। देन स्टेप सेकंड, अब जब डिफरेंस हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा भाई, कौन से ऑब्जर्वेशंस मीडियन के अबव हैं, कौन से ऑब्जर्वेशन मीडियन से बिलो हैं। ठीक है, तो वो ऑब्जर्वेशंस हमारे अबव मीडियन होंगे जिनके लिए डेविएशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और वो बिलो मीडियन होंगे जिनके लिए डेविएशंस क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, अगर जीरो डेविएशंस हैं तो जीरो डेविएशंस को हम इग्नोर करेंगे। तो सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, हम काउंट करते हैं, काउंट द नंबर ऑफ
positive signs. Count the number of positive signs. Say the numbers are R. Suppose we have R positive signs in the differences about median. यानी जो डेविएशन हमने कैलकुलेट किए हैं, इन डेविएशन में क्या है, हमारे पास R पॉजिटिव साइंस है. सो द नंबर ऑफ नेगेटिव signs will be n minus R. Okay, so we can say that the number of positive sign will follow binomial distribution with parameters n comma 1 by 2 under the assumption of null hypothesis. ठीक है, हम अज्यूम कर रहे हैं कि इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है, अबव मीडियन है और बिलो मीडियन है. तो उस केस में जो नंबर ऑफ पॉजिटिव साइंस होंगे, इसका डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा विद पैरामीटर्स n कॉमा 1 बाई 2. क्लियर. तो यहाँ से हम क्या करेंगे, p वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. तो p वैल्यू क्या होगा, p वैल्यू में पहले तो हम क्या करें, इस r का पीडीएफ डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, तो इस r का पीडीएफ यहाँ पर सिंपली क्या होगा, r अगर हम कहें कि r हमारा बाइनोमियल को फॉलो करता है, तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ r विल बी एन सी आर 1/2 टू द पावर r 1/2 टू द पावर n माइनस r. यही होगा, है ना, वेयर r कैन टेक वैल्यूज 0 1 2 अप टू n. नंबर ऑफ पॉजिटिव साइंस क्या हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं, 1 2 अप टू n हो सकता है. तो इसे आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये एन सी आर 1/2 टू दी पावर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 होल टू दी पावर n. होगा इतना. दिस इज द प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ r. तो इस प्रोबेबिलिटी फंक्शन के बेसिस पे हम p वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. तो सपोज लेट r इक्वल टू r0, दैट इज ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ पॉजिटिव साइंस. हमें क्या मिला सैंपल में, स्पेसिफिक नंबर्स मिले. जैसे हमने सपोज 15 यूनिट का सैंपल है, तो 15 यूनिट के सैंपल में पॉजिटिव साइंस हमें मिल गए 7. तो उस केस में आर की वैल्यू 7 है. ठीक है, r0 स्पेसिफाइड वैल्यू है. देन हम p वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. p वैल्यू इज समेशन r0 टू r0 ncr 1/2 to the power n. That means probability of getting r0 साइंस, r0 पॉजिटिव साइंस. तो ये प्रोबेबिलिटी इतनी है. ठीक है, तो दिस इज आवर p वैल्यू. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस p वैल्यू वी कैन मेक डिसीजन अबाउट द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द null hypothesis. So the decision will be we accept h0 if this calculated p value is greater than alpha, otherwise we reject h0. ओके, तो ये p वैल्यू हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी होती है. अब नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन क्या होगा, नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन की बात करें, नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन बात अगर करें, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ r कैलकुलेट करना होगा. तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ r ये होगा n इंटू पी, है ना, n इंटू पी है. तो यहाँ पर n तो हमारा टोटल नंबर ऑफ साइंस हैं, और p हमारा कितना है, 1/2 है अंडर नल हाइपोथेसिस. तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू n/2. सिमिलरली वेरिएंस ऑफ r इज इक्वल टू
NPQ. Here we get NPQ, P is 1 by 2, Q is 1 by 2. This will give variance of R equal to N by 4. क्लियर? तो ये एग्जाम में ये इस तरह का क्वेश्चन आता है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ पॉजिटिव साइंस इन ऑर्डिनरी साइन टेस्ट इज, तो आंसर होगा द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव साइंस in ordinary sign test is binomial distribution with parameter n comma 1 by 2 where n is number of signs. ओके, नंबर ऑफ टोटल साइंस। ठीक, इसी तरह से अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम गिवन है तो सर रिपीट प्लीज। हेलो। डिसीजन आपसे पूछेगा। हेलो। आप कुछ पूछ रहे हैं? यस सर, सर रिपीट कीजिए एक बार और, कि हाँ, अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव साइंस इन ऑर्डिनरी साइन टेस्ट इज इक्वल टू। बाइनोमियल ये हमने लिखा ना, आर फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर्स n कॉमा 1 by 2। ओके, ठीक है। तो सर ये इसमें n बाई 2 होगा मतलब। n इज टोटल नंबर ऑफ साइंस, हाँ। टोटल नंबर ऑफ साइंस, साइंस, ओके। and 1 by 2 is probability of getting गेटिंग पॉजिटिव नंबर्स। getting positive signs. Okay, so under null साइंस। hypothesis this probability will be 1 by 2. हम अज्यूम कर रहे हैं ना कि अगर हमारा सैंपल जो है मीडियन, अगर स्पेसिफाइड वैल्यू, हमें मीडियन की स्पेसिफाइड वैल्यू नोन है तो मीडियन होंगे। और ये मीडियन की प्रॉपर्टी है भाई, मीडियन क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो इस केस में प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 by 2 होगी। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, तो दो चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखनी है। पहला, आर का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी आर मीन्स नंबर ऑफ पॉजिटिव साइंस, इसका डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल होगा विद पैरामीटर्स n कॉमा 1 by 2। और p वैल्यू यहाँ पर हम कैलकुलेट करें तो p वैल्यू होगी समेसन r0 टू r0 वेयर r0 इज ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ पॉजिटिव साइंस। ओके, तो ये हो जाएगा एन सी आर इंटू 1/2 टू द पावर n। और सेकंड जो याद रखना है वो इसका डिस्ट्रीब्यूशन रखना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू n/2 एंड वेरिएंस ऑफ आर इज इक्वल टू n/4। सो नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन की बात हम कर रहे थे, तो नॉर्मल टेस्ट हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। नॉर्मल टेस्ट कैन बी अप्लाइड फॉर लार्ज n by using z equal to r minus expected value of r divided by square root of variance of r. This z follows normal distribution with mean 0 and variance 1। ठीक है, तो ये है हमारा ऑर्डिनरी साइन टेस्ट, जिसमें p वैल्यू के बेसिस पे हम इस तरह से अपना डिसीजन बना सकते हैं। ठीक है, तो इस पे बेस्ड एक प्रॉब्लम पूछी गई है, ये नेट में पूछी गई है, नेट एग्जाम में प्री एआरएस में पूछी गई है। यील्ड गिवन है हमें, यील्ड ऑफ maize is given, yield of maize with median equal to 20। ओके, तो ये यील्ड हमें गिवन है 15.4, 16.4, 17.3, ये ऑब्जर्वेशंस गिवन है हेयर, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n इक्वल टू 9। ओके, तो इसमें
पी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ये क्वेश्चन इस तरह का था, व्हाट विल बी द पी वैल्यू यूजिंग ऑर्डिनरी साइन टेस्ट। तो पी वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, ठीक है। तो सिंपली क्या करेंगे, नंबर ऑफ पॉजिटिव साइंस आइडेंटिफाई करेंगे। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव साइंस निकालने के लिए मीडियन के अबाउट हम डिफरेंसेस निकालेंगे, ठीक है। ये डेटा ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में हमें गिवन है। तो हम देख रहे हैं भाई जो पॉजिटिव साइंस हमें मिलेंगे, एक यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ और यहाँ, ये पॉजिटिव साइंस होंगे, बाकी सारे नेगेटिव साइंस होंगे। मैंने सिंपली क्या किया, एक्स आई माइनस 20 ये वैल्यू कैलकुलेट किया, एक्स आई माइनस M0, मीन मीडियन मुझे स्पेसिफाइड है, ठीक है। तो ये वैल्यूज कैलकुलेट करने पे मैंने देखा भाई n इक्वल टू 9 हो गया, टोटल नंबर ऑफ साइंस आर 9 एंड r इक्वल टू 4, ठीक। तो p वैल्यू कितना हो जाएगा, p वैल्यू विल बी r 0 to 4 9 CR 1/2 to the power 9, यही होगा। तो इसे आप सिंप्लीफाई कर लो तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसे आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये सिंप्लीफाई भी क्या करना है, सिंपली 1/2 to the power 9, तो ये कॉमन आ गया, अंदर रहेगा 9C0 प्लस 9C1 प्लस 9C2 प्लस 9C3 प्लस 9C4। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 0.50 आएगा, ठीक है। तो अब अगर डिसीजन की बात करें तो ये तो थी पी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। इसके बेसिस पे हमें डिसीजन लेना है कि हमारी जो नल हाइपोथेसिस है एच नॉट सच दैट मीडियन इक्वल टू 20 अगेंस्ट अल्टरनेटिव सच दैट मीडियन इज नॉट इक्वल टू 20। तो इस केस में हम देखेंगे पी वैल्यू को कंपेयर करेंगे। तो हम देख रहे हैं पी वैल्यू इज ग्रेटर देन अल्फा, अल्फा इज level of significance which is generally taken as 5%. So we have alpha value 0.05 and p value 0.50. Here we can see that p value is greater than alpha, so we accept H0, ओके। तो इस तरह से हम डिसीजन यहाँ पर बना सकते हैं, क्लियर। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक। तो ये तो था ऑर्डिनरी साइन टेस्ट, ठीक। तो इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसी में नेक्स्ट आता है विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट। विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट। तो अभी तक हम सिर्फ साइन को कंसिडर कर रहे थे, ठीक है, नॉमिनल स्केल डेटा को कंसिडर कर रहे थे, नॉमिनल स्केल में हम वर्क कर रहे थे। अब हमें क्या करना है, साइन के साथ साथ जो डिफरेंस हम निकालेंगे उन डिफरेंसेस की रैंकिंग भी करनी है, ठीक है। तो क्या स्टेप होंगे विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट में, अब ये भी आपको ध्यान रखना है। विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट ये पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस पे अप्लाई होता है, ठीक है। तो जनरली हम इसे कहते हैं, ये हमारा क्या है, टू एक्सक्यूज मी सर। सैंपल टेस्ट। हाँ, सर अभी जो हमने ऑर्डिनरी साइन टेस्ट कंप्लीट किया वो जी। नॉमिनल डेटा पे बेस्ड था ना कि नॉमिनल और डेटा, नॉमिनल डेटा पे उसे कन्वर्ट कर रहे हैं हम, हमें तो डेटा गिवन है ना। तो ये सर ऑर्डिनल है या नॉमिनल है? ऑर्डिनल डेटा है कि नॉमिनल है? तो यहाँ पर ऑर्डिनल देखो, है। हाँ देखो ये तो हमारा डेटा गिवन था, तो हमने क्या हाँ। किया, इसे नॉमिनल स्केल में कन्वर्ट किया ना, दिस इज आवर नॉमिनल स्केल। ये माइनस माइनस ये अब क्या है, सिर्फ आइडेंटिफायर हैं, दीज आर आइडेंटिफायर्स। ये हमारे डेटा पॉइंट ये डेटा पॉइंट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन सा ऑब्जर्वेशन मीडियन से ऊपर है, कौन सा ऑब्जर्वेशन मीडियन से
नीचे है। अगर उसकी वैल्यू प्लस है, उसका लेवल प्लस है, मीन्स तो वो टाइगर अल्टीमेटली है। हम लोग नॉमिनल डेटा पे काम करते हैं ऑर्डिनरी साइन हाँ टेस्ट पे। हाँ, इस केस में हमने क्या किया, नॉमिनल डेटा पे वर्क किया। तो ये टेस्ट, ऑर्डिनरी साइन टेस्ट, जनरली क्या हुआ, नॉमिनल डेटा पे अप्लाई हुआ। ठीक है। हाँ वही सर, अब हम, ठीक है सर। हाँ, अब हम विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट पे आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये कंडीशन है, ऑब्जर्वेशंस क्या होंगे, पेयर्ड ऑब्जर्वेशन होंगे, तो ये टू सैंपल टेस्ट होगा। ठीक है। तो जब टी टेस्ट हमने देखा था, पेयर्ड टी टेस्ट, तो पेयर्ड टी टेस्ट की कंडीशंस जहाँ पे वायलेट होंगी, पेयर्ड टी टेस्ट की अजम्पशंस जहाँ पे वायलेट होंगी, वहाँ पर हम क्या करेंगे, विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट यूज करेंगे। ठीक है। तो ये पैरामेट्रिक पेयर्ड टी टेस्ट का काउंटर पार्ट है इन नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। क्लियर। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई पेयर्ड टी टेस्ट का पेयर टी टेस्ट का नॉन पैरामेट्रिक में कौन सा टेस्ट हम यूज करेंगे। तो पेयर टी टेस्ट के एनालॉगस क्या है नॉन पैरामेट्रिक में, विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट है। ठीक। अब होता क्या है टेस्ट, इसको भी स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, हमारे पास दो सैंपल हैं। ठीक है। तो दो सैंपल के बेसिस पे हम दोनों सैंपल को क्या कर लें, कंबाइन कर लें। देन उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, और कौन है भाई, ओके। ठीक है। हाँ, क्या करना है, विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट। हाँ, स्टेप फर्स्ट की बात कर रहे हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, कंबाइन बोथ सैंपल्स एंड फाइंड डिफरेंसेस अबाउट मीडियन। ओके। मीडियन के अबाउट डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास एक्स और वाई का डेटा है, एक्स के ऑब्जर्वेशंस हैं, वाई के ऑब्जर्वेशंस हैं। तो दोनों ऑब्जर्वेशंस को हमने कंबाइन किया। ठीक। और मीडियन कैलकुलेट कर लिया। मीडियन कैसे कैलकुलेट कर, कंबाइंड सैंपल का मीडियन कैलकुलेट करना है यहाँ पर। ठीक है। कंबाइंड सैंपल का मीडियन कैलकुलेट किया, देन ऑब्जर्वेशन में से मीडियन को सब्ट्रैक्ट किया, तो फिर से हमें क्या मिलेंगे, पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन मिलेंगे। ठीक है। तो स्टेप सेकंड में रैंक द डिफरेंसेस considering the magnitude of differences। ओके। सेकेंड स्टेप में हमारे पास डिफरेंसेस हैं, ऑब्जर्वेशंस माइनस मीडियन के बेसिस पे डिफरेंसेस हमने कैलकुलेट किए हैं। तो उन डिफरेंसेस में क्या होगा, वो डिफरेंसेस क्या होंगे, डायरेक्शन के साथ भी होंगे और मैग्नीट्यूड के साथ भी होंगे। डायरेक्शन में उनकी डायरेक्शन नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, या वो जीरो ऑब्जर्वेशंस हो सकते हैं। और साथ में उनका मैग्नीट्यूड भी होगा, जैसे डिफरेंस आया 1 या डिफरेंस आया 3.5। ठीक है। तो 1 क्या है, उसका मैग्नीट्यूड है, उस डिफरेंस का मैग्नीट्यूड है। इसी तरह से 3.5 उस डिफरेंस का मैग्नीट्यूड है। तो हम मैग्नीट्यूड के बेसिस पे इन डिफरेंसेस को रैंक करेंगे। रैंक, अब वो आप पे डिपेंड करता है, लोवेस्ट टू हाईएस्ट करते हैं या हाईएस्ट टू लोवेस्ट करते हैं। दो मेथड होते हैं रैंकिंग के, रैंकिंग फ्रॉम लोवेस्ट वैल्यू टू हाईएस्ट वैल्यू, और रैंकिंग फ्रॉम हाईएस्ट वैल्यू टू लोवेस्ट वैल्यू। ठीक है। जनरली हम क्या करते हैं, लोवेस्ट टू हाईएस्ट रैंकिंग करते हैं। ठीक। तो रैंक हमने कर लिया। ठीक है। अब ये भी हमने आइडेंटिफाई किया है कि वहाँ पर जो रैंकिंग की है, उन रैंक्स के साइन क्या हैं। देन स्टेप थर्ड में हम सम ऑफ रैंक फाइंड करेंगे। फाइंड सम ऑफ रैंक्स फॉर पॉजिटिव एंड
नेगेटिव साइंस। ठीक है, हमने साइंस आइडेंटिफाई किए, देन उन साइंस को मैग्नीट्यूड, उनके मैग्नीट्यूड के बेसिस पे, डिफरेंसेस को मैग्नीट्यूड के बेसिस पे रैंक किया। ठीक है, देन पॉजिटिव डिफरेंसेस की रैंक और नेगेटिव डिफरेंसेस की रैंक को ऐड किया तो हमें सम ऑफ रैंक्स मिले। ठीक, तो यहाँ पर जो स्टैटिस्टिक होगी टी कैलकुलेटेड इसे हम कहेंगे, तो टी कैलकुलेटेड होगा मिनिमम ऑफ टी पॉजिटिव और टी नेगेटिव, वेयर टी पॉजिटिव इज sum of sum of ranks of positive signs. Okay, and T negative will be sum of ranks of negative signs. Okay, तो जो स्टैटिस्टिक होगी यहाँ पे ये टी कैलकुलेटेड होगी, जिसमें हम मिनिमम ऑफ टी पॉजिटिव या टी नेगेटिव देखेंगे। ठीक है, टी पॉजिटिव टी नेगेटिव वैल्यूज हो सकती हैं, इसमें हम देखेंगे भाई मिनिमम वैल्यू क्या है। सपोज टी पॉजिटिव मिनिमम है तो उस केस में स्टैटिस्टिक की वैल्यू टी पॉजिटिव होगी। ठीक, अब जो डिसीजन होगा, डिसीजन के लिए होगा इफ, ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये हिस्टोरिकल इसे हम कहते हैं, हिस्टोरिकल एविडेंस पे हम कहते हैं। ठीक है, तो if t calculated is less than t tabulated, then we reject h0। ओके, हमने t कैलकुलेट किया तो वो t टेबल वैल्यू से छोटी वैल्यू आती है, तो हम क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। अब ये टी टेबल वैल्यू हमारे पास होती है। ठीक है, विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट की टेबल अवेलेबल है, बायोमेट्रिका में पब्लिश्ड है ये टेबल, तो उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, टेबुलेटेड वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें फिर से नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन की बात आएगी। तो नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन में अगर हम कोई एक स्टैटिस्टिक ले लें, सपोज टी पॉजिटिव ले लें। ठीक है, तो टी पॉजिटिव इसका जो मीन होगा ये होगा एन इंटू एन प्लस वन बाई फोर। ये सिंपल सी कंडीशन है भाई, टी पॉजिटिव को हम इस तरह से लिख सकते हैं आई इंटू एनी इंडिकेटर वेरिएबल, सपोज ए आई ले लें। ठीक है, तो ए आई का मतलब है गेटिंग पॉजिटिव साइन। ओके, तो ये पॉजिटिव साइन पे टी पॉजिटिव आई तो वेरी करेगा, आई तो हमारी रैंक हो गई। अब ये रैंक किसकी होगी, पॉजिटिव साइंस की होगी ना यहाँ पे, तो ए आई हमारा इंडिकेटर वेरिएबल है, ए आई विल बी आइदर जीरो और वन। जीरो कब होगा, जब नेगेटिव साइंस होंगे, वन कब होगा, जब पॉजिटिव साइंस होंगे। ठीक है, तो इंडिकेटर वेरिएबल है, तो अंडर नल हाइपोथेसिस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पॉजिटिव साइंस और गेटिंग नेगेटिव साइंस, दिस विल बी इक्वल टू वन बाई टू। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी तो वन बाई टू है, तो इसकी जब एक्सपेक्टेशन निकालेंगे तो ये समेसन आई वन टू एन होगा यहाँ पर, तो ये एन ऑब्जर्वेशंस का क्या होगा, सम निकल के आएगा। तो एन ऑब्जर्वेशंस का सम क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू होता है। और अंडर नल हाइपोथेसिस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पॉजिटिव साइन इज वन बाई टू, तो इसे वन बाई टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी एक्सपेक्टेशन हमें मिलेगी, एक्सपेक्टेशन ऑफ सम ऑफ रैंक्स ऑफ पॉजिटिव साइंस इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन बाई फोर। सिमिलर वे में वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे, तो वेरिएंस ऑफ टी प्लस ये हो जाएगा वन बाई फोर, तो हमारा बाहर रहा। ठीक है, अब वन बाई टू है यहाँ पर, ये प्रोबेबिलिटी वन बाई टू है, तो ये प्रोबेबिलिटी वन बाई टू है, ये आई स्क्वायर हो जाएगा। तो वन बाई टू हमारा बाहर आया, वन बाई फोर, ये हमें पता है भाई वेरिएंस में कांस्टेंट टर्म बाहर आने पे स्क्वायर टर्म हो जाती है। ठीक है, तो ये वन बाई फोर समेसन आई स्क्वायर रहेगा। तो इसे जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू आएगी एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स, और ये सिक्स इंटू फोर ट्वेंटी फोर। सो दिस इज आवर वेरिएंस ऑफ टी पॉजिटिव। ठीक है, ये अंडर नल हाइपोथेसिस, चाहे आप टी पॉजिटिव कैलकुलेट करो चाहे टी नेगेटिव कैलकुलेट करो, दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वन बाई टू होगी। क्लियर, जीरो मिलने का चांस भी वन बाई टू होगा, वन मिलने का चांस भी वन बाई टू होगा। ये इंडिकेटर वेरिएबल हमने ले लिया।
तो टी पॉजिटिव में हम क्या ले रहे हैं, सिर्फ वो रैंक्स को कंसिडर करेंगे जो रैंक्स क्या होंगी, पॉजिटिव साइंस के साथ होंगी। इसी तरह से टी नेगेटिव में उन रैंक्स को कंसिडर किया जाएगा जो क्या होंगी, नेगेटिव साइंस के साथ होंगी। क्लियर? जैसे एक एग्जांपल से हम समझ लें, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी पॉजिटिव एंड वेरिएंस ऑफ टी पॉजिटिव। तो जेड यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा टी पॉजिटिव माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी पॉजिटिव अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ टी पॉजिटिव अंडर द कंडीशन दैट टी पॉजिटिव इज लेस देन टी नेगेटिव। ठीक है, अगर टी पॉजिटिव लेस देन टी नेगेटिव है, दैट मीन्स हमने यहाँ पे डिफाइन किया था टी कैलकुलेटेड विल बी मिनिमम ऑफ टी पॉजिटिव और टी नेगेटिव। ठीक है, तो सपोज क्या है, टी पॉजिटिव मिनिमम है तो उस केस में इस तरह से कैलकुलेशन होगी, अगर टी नेगेटिव होगा तो सिंपली यहाँ पर टी नेगेटिव आ जाएगा, बस बाकी वैल्यूज सेम रहेंगी। क्लियर? तो इसके बेसिस पे भी हम डिसीजन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो सभी को पता है भाई, जेट की कैलकुलेटेड वैल्यू अगर 1.96 से बड़ी आएगी तो उस केस में हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये था विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट। अच्छा, इसका एक एग्जांपल मैं बताना चाह रहा था आप लोगों को। जैसे एग्जांपल में सपोज हमारे पास सैंपल है 10, ठीक है, ये एक सैंपल है। अब ये असेंडिंग ऑर्डर में तो नहीं होगा, हम रैंडम सैंपल कंसिडर कर रहे हैं, तो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं हो सकता है। सपोज इस तरह का एक सैंपल हमें गिवन है। ठीक है, तो इसमें विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट के बेसिस पे हमने बताना है भाई ये ऑब्जर्वेशंस हमारे पेयर्ड हैं या नहीं है। ठीक, पेयर्ड में सपोज यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशंस, अब ये पेयर्ड होगा तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन होंगे। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन है, तो कुछ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर एक्स को बिलोंग करते हैं, कुछ वाई को बिलोंग करते हैं। ठीक है, पेयर यहाँ पर है एन इक्वल टू 4, 4 ऑब्जर्वेशन का पेयर है, x1 y1 x2 y2 अप टू x4 y4। क्लियर? तो हमने इसे कंबाइन किया, अब मीडियन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, मीडियन कैलकुलेट करें तो ये मीडियन कितना आएगा यहाँ पर, 9 10। पहले मीडियन कैलकुलेट करने के लिए असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा डेटा को। ठीक है, तो ये अरेंज करें, तो यही आएगा, एक और ऑब्जर्वेशन होगा 39। ठीक है, तो मीडियन वैल्यू क्या होगी, मीडियन वैल्यू विल बी लाइज बिटवीन 28 एंड 30, द एवरेज ऑफ 28 एंड 30 दैट इज 29। तो मीडियन वैल्यू 29 आ गई। ठीक है, तो 29 के बेसिस पे डिफरेंस अब कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर जो डिफरेंस होगा, फर्स्ट डिफरेंस, ये 10 माइनस 29 हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये डिफरेंस हमें यहाँ पर फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड भी हमें देना है। तो 10 माइनस 29 दैट इज माइनस 19। सिमिलरली माइनस 20 प्लस 1 प्लस 1, देन ये कितना होगा, प्लस 6 माइनस 4 प्लस 10 एंड प्लस 7। सर 28 वाला -1 होगा, +1 नहीं होगा। हाँ, ये -1 है। ठीक है, तो ये तो हमने डिफरेंस निकाल लिया, डिफरेंस अबाउट मीडियन। अब इसे मैग्नीट्यूड में कंसिडर करें, तो मैग्नीट्यूड पे कंसिडर करने पे 19 20 1 1 6 4 10 एंड 7। अब इस डेटा सेट में हमें रैंकिंग करनी है। ठीक है, रैंकिंग
क्या करेंगे, लोवेस्ट टू हाईएस्ट करेंगे। तो हम देख रहे हैं भाई यहाँ पे टाई हो रही है रैंक, तो जहाँ पे रैंक टाई होगी वहाँ पर एवरेज रैंक हम देंगे। तो इसको क्या मिलेगा, 1.5 का रैंक मिलेगा, इसे भी 1.5 का रैंक मिलेगा। ठीक है। अब लेकिन हमें साइन भी यहाँ पर कंसिडर करना है रैंक का। तो रैंक का साइन देखो, ये 1 प्लस के साथ था तो इसकी रैंक प्लस होगी, ये 1 माइनस के साथ था तो इसकी रैंक माइनस होगी। ठीक है। रैंक 2 तक हमने कर ली है, तो नेक्स्ट रैंक 3 होगी, ये 4 को मिलेगी, 4 का साइन माइनस है तो ये -3 हो जाएगा। देन नेक्स्ट रैंक 6 को मिलेगी, दैट इज 4, और 6 का साइन प्लस था। देन नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन इज 7, ये रैंक 5 हो जाएगी। ठीक है, ये प्लस साइन के साथ होगा। देन 10, इसे 6th रैंक मिलेगी, 10 भी प्लस के साथ है। देन 20, नहीं 19, 7 के साथ है नेगेटिव होगा, 28 के साथ है नेगेटिव होगा। क्लियर, ये रैंकिंग हो गई। तो रैंकिंग कैसे की मैंने, समझ में आया आप लोगों के? रैंकिंग कैसे किया और कैसे मैंने साइन यहाँ पे अप्लाई किया, ये समझ में आया सबको? सर एक बार रिपीट करेंगे रैंकिंग। देखिए हम क्या कर रहे हैं, हमने डिफरेंसेस कैलकुलेट किया। अभी तक साइन टेस्ट में सिर्फ साइन हम कंसिडर कर रहे थे ना, तो साइन रैंक टेस्ट में हमें साइन भी कंसिडर करना है और मैग्नीट्यूड भी कंसिडर करना है। तो ये जो डिफरेंस हमने कैलकुलेट किया, ये सपोज हमारा फर्स्ट डिफरेंस है, तो फर्स्ट डिफरेंस में ये हमारा साइन है और ये 19 मैग्नीट्यूड है। तो हमें साइन और मैग्नीट्यूड दोनों कंसिडर करने हैं, तो हमने दोनों कंसिडर कर लिया, डिफरेंस निकाल लिया अबाउट मीडियन। तो ये हमारे डिफरेंसेज आ गए। ठीक, इतना तो क्लियर होगा सबको। देन आगे बढ़ेंगे, तो अब मैग्नीट्यूड की रैंकिंग हम करेंगे। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड की रैंकिंग हम करने जा रहे हैं। तो रैंकिंग लोवेस्ट टू हाईएस्ट होती है या हाईएस्ट टू लोवेस्ट होती है? ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा मेथड अप्लाई करते हो। अगर आप हाईएस्ट टू लोवेस्ट करोगे तो 20 को फर्स्ट रैंक दे दोगे, ठीक है, 19 को सेकंड रैंक दे दोगे। अगर लोवेस्ट टू हाईएस्ट करोगे तो फिर लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन को फर्स्ट रैंक देनी होगी। लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन को फर्स्ट रैंक दोगे तो यहाँ पर हम देख रहे हैं भाई लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे रैंक टाई हो रही है। अब इस वन को फर्स्ट रैंक, इस वन को सेकंड रैंक मिलनी चाहिए, लेकिन हम क्या करेंगे, दोनों को एवरेज रैंक देंगे, एवरेज ऑफ 1 एंड 2। तो एवरेज ऑफ 1 एंड 2, ये कितना होगा, 1.5 होगा। तो इस वन को भी 1.5, इस वन को भी 1.5। ठीक है, देन नेक्स्ट वैल्यू हमारी 4 है और रैंकिंग हम 2 तक कर चुके हैं, तो नेक्स्ट रैंक 4 को 3 मिलेगी, देन 6 को 4 मिलेगी, 7 को 5, 10 को 6, 19 को 7, 20 को 8। ठीक है, तो ये हमने रैंकिंग कर ली। अब हमने क्या करना है, रैंकिंग के साथ साइन भी कंसिडर करना है। तो रैंकिंग हमने की, तो हम शुरू से देखते हैं, जब 1.5 हमने रैंक किया था 1 को, तो इसका साइन क्या था, प्लस था, तो ये प्लस के साथ आएगा। ये 1.5 माइनस के साथ आएगा। देन 4 का हम अगर हम यहाँ से शुरू करें तो 7, 7 का ये साइन क्या है, नेगेटिव है। 8 का साइन नेगेटिव है। देन 4 का साइन पॉजिटिव है, देन 3 का साइन नेगेटिव, 6 पॉजिटिव, 5 पॉजिटिव। क्लियर है इतना? यस सर। यस सर। तो अब हम टी पॉजिटिव कैलकुलेट करेंगे। टी पॉजिटिव, सम ऑफ पॉजिटिव रैंक्स। ठीक है, एंड टी नेगेटिव इज सम ऑफ नेगेटिव रैंक्स। ठीक है, तो सम ऑफ पॉजिटिव रैंक्स में हमने सम निकालना है सीधे डायरेक्ट। ठीक है, सम ऑफ पॉजिटिव रैंक्स में ये हमारी पॉजिटिव रैंक है, ये पॉजिटिव रैंक है और ये पॉजिटिव रैंक है। तो ये आ गया 1.5 प्लस 4 प्लस 6, दैट इज 11.5। क्लियर? टी पॉजिटिव कैलकुलेट कैसे किया, अब टी नेगेटिव कैलकुलेट करना है। टी नेगेटिव इज सर सम ऑफ नेगेटिव रैंक्स। सर 16.5 होगा वो टी प्लस, क्योंकि वहां पे +5 भी तो है ना, वो भी तो ऐड होगा सर, 7 की जो हाँ रैंकिंग है। हाँ, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो ये +5, तो ये ऐड करेंगे तो ये 16.5 आ जाएगा। ठीक है, अब टी नेगेटिव हमें कैलकुलेट करना है। तो टी नेगेटिव सम ऑफ नेगेटिव रैंक्स, तो सम ऑफ नेगेटिव रैंक्स में 7 प्लस 8 प्लस 1.5 प्लस 3,
तो ये हम कैलकुलेट करेंगे 7 + 8 + 1.5 + 3, तो ये कितना आ जाएगा 19.5। आया समझ में क्या किया मैंने यहाँ पर? कैसे मैंने टी पॉजिटिव कैलकुलेट किया, कैसे टी नेगेटिव कैलकुलेट किया, ये समझ में आया सबके? यस सर। तो अब जो टी कैलकुलेटेड होगा मिनिमम ऑफ टी पॉजिटिव एंड टी नेगेटिव। सो मिनिमम ऑफ 16.5 कॉमा 19.5 दैट इज इक्वल टू 16.5। तो ये हमारी टेस्ट स्टैटिस्टिक हो जाएगी। ठीक है, तो फिर हम टेबल से टेबल वैल्यू निकालना है एन के लिए। ठीक, एन यहाँ पर कंबाइंड होगा, एन इज n1 + n2। तो ये टेबल से हम वैल्यू देख लेंगे, अगर ये वैल्यू टेबल वैल्यू से कम आती है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी, और टेबल वैल्यू इस वैल्यू से क्या था रिजल्ट, इफ टी कैलकुलेटेड लेस देन टी टेबुलेटेड वी रिजेक्ट H0। ओके, इफ टी कैलकुलेटेड ग्रेटर देन टी टेबुलेटेड वी एक्सेप्ट H0। ठीक है, तो ये डिसीजन होगा। अगर इसी में नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन पूछ लिया जाता है तो नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन के लिए ये रिजल्ट हमने नोट किया है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन नहीं बताया मैंने, अभी बताया था, ये नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन है। ठीक है, तो नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन में हम मीन इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, वेरिएंस इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, देन जेड हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जेड हो जाएगा यहाँ पर टी पॉजिटिव दैट इज 16.5 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ आर एन इंटू n+1/4। एन इज इक्वल टू 8, नहीं n इज इक्वल टू 4। ठीक है, पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात हो रही है, तो n इक्वल टू 4 है यहाँ पर। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 4, तो 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4, सो दिस विल इक्वल टू 5। तो ये -5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 24। तो ये 4 इंटू 5 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 24। ठीक है, 15/2 दैट इज 7.5। तो इसे सिंप्लीफाई कर लें तो ये नेगेटिव में कोई वैल्यू आएगी, अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा ये आप देख सकते हो। ये अप्रोक्सीमेटली आप देखोगे दिस विल बी ग्रेटर देन -3, ये 3 से ज़्यादा ही आएगी। ठीक है, तो जेड टेस्ट में एक रिजल्ट और होता है हमारे पास, इफ़ जेड इज़ लेस देन -3 और जेड इज़ ग्रेटर देन 3। इफ़ जेड कैलकुलेटेड इज़ लेस देन -3 और जेड कैलकुलेटेड इज़ ग्रेटर देन 3 वी रिजेक्ट H0, ये भी एक रिजल्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं भाई जेड की कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है, -3 से ज़्यादा ही आ रही है। ठीक है, -3 से ज़्यादा आ रही, तो इसका मतलब जेड कैलकुलेटेड क्या होगा, -3 से और पीछे कहीं होगा। ठीक है, इसको इस तरह से कर्व से समझ लो। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं ये भी थोड़ा सा समझ लीजिए, ये ज़ीरो वैल्यू है, ये -3, ये +3। ठीक है, तो ये नॉर्मल कर्व की प्रॉपर्टी है, -3 से +3 ऑलमोस्ट कितनी प्रोबेबिलिटी होती है, 0.9973 प्रोबेबिलिटी होती है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी यहाँ बची, ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0.0027 डिवाइडेड बाई 2 एंड 0.0027 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, जबकि हमारा अल्फा क्या होता है, 5% होता है, ये 2.5 डिवाइडेड बाई 2 होता है। ठीक है, तो ये उससे भी बहुत कम है। तो इसका मतलब है जो जेड कैलकुलेट हुआ है वो कहाँ लाई कर रहा है भाई, एक्सट्रीम में लाई कर रहा है। तो इसका मतलब इस केस में हम क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से भी आप डिसीजन बना सकते हैं डायरेक्ट, अदरवाइज क्या करेंगे 1.96 से इसे कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो ये तो था मीडियन पे बेस्ड। अब जो मॉडर्न अप्रोच है, ठीक है सर हाँ सर अभी मैंने एक बार नेट पे
सर्च किया विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट, तो उसमें जो टेबल आई थी उसमें n इज इक्वल टू 8 में वैल्यू 0.05 लेवल पे नहीं दी हुई है, तो उसको हम लोग कैसे कंसिडर करेंगे? फिर जीरो कंसिडर करेंगे क्या? नहीं, वहां पर n इक्वल टू 4 पे कंसिडर करोगे। यहाँ पे n इक्वल टू तो 4 है ना, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है। n इज इक्वल टू 4 पे हम लोग वैल्यू देखेंगे, लेकिन हाँ, सर n टेबल इक्वल में टू तो 4। 4 है ही, टेबल तो 5, n इज इक्वल टू 5 से स्टार्ट हो रही है, दो चार टेबल मैंने निकाल के देखी और सारी टेबल n इज इक्वल टू 5 से ही स्टार्ट हो रही हैं। हाँ, तो वो एक कंडीशन हो गई कि हम मिनिमम सैंपल 5 लेंगे। ठीक है, क्योंकि हो सकता है उससे नीचे उसकी टेबल एग्जिस्ट ना करे। ठीक। ओके। यहाँ पे तो एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ ना कि कैसे हम ठीक है सर। कैलकुलेशंस करेंगे। ओके सर। ठीक है। ओके। तो ये तो क्लासिकल अप्रोच है। मॉडर्न अप्रोच में हम क्या करते हैं, सिंपली हमें x की वैल्यूज गिवन है, y की वैल्यूज गिवन है, तो हम इन ऑब्जर्वेशंस को कंबाइन नहीं करेंगे, डायरेक्टली क्या करेंगे, डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है। अब डिफरेंस कैलकुलेट कर लिए, देन इन डिफरेंसेस की रैंकिंग करेंगे। तो ये रैंक्स हमें क्या मिलेंगी, कुछ पॉजिटिव रैंक्स मिलेंगी, कुछ नेगेटिव रैंक्स मिलेंगी। ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, टी पॉजिटिव या टी नेगेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से भी हम वर्क कर सकते हैं। तो ये तो था विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट। ठीक। तो नेक्स्ट टेस्ट है मीडियन टेस्ट। अब मीडियन टेस्ट क्या होता है ये हम देखते हैं। ओके। तो मीडियन टेस्ट में हम इंडिपेंडेंट सैंपल्स की टेस्टिंग करते हैं। हम देखते हैं भाई इंडिपेंडेंट सैंपल सेम पॉपुलेशन को बिलोंग करता है नहीं करता है। अब ये भी मैंने आपको बताया था, मीडियन टेस्ट वन सैंपल टेस्ट में भी अप्लाई होता है, टू सैंपल टेस्ट भी, टू सैंपल प्रॉब्लम में भी अप्लाई होगा, और मोर देन टू सैंपल प्रॉब्लम में भी अप्लाई होता है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं टू सैंपल प्रॉब्लम कंसिडर कर रहा हूँ। कैसे हम करेंगे, ठीक, इसमें जनरली आप देखोगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अबव मीडियन एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बिलो मीडियन। ठीक है। तो अगर वन सैंपल प्रॉब्लम है, तो जैसे हमने ऑर्डिनरी साइन टेस्ट में किया था, तो ऑर्डिनरी साइन टेस्ट में हम नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन कंसिडर कर रहे थे। तो यहाँ पर हम नेगेटिव साइंस नहीं कैलकुलेट करेंगे, हम कहेंगे भाई दीज ऑब्जर्वेशंस आर बिलो मीडियन, और जहाँ पर पॉजिटिव साइंस हमें मिल रहे थे वहाँ पे कह देंगे दीज ऑब्जर्वेशंस आर अबव मीडियन। ठीक है। तो हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बिलो मीडियन एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अबव मीडियन। तो उसके बेसिस पे फिर हम अपनी पी वैल्यू या जो भी टेस्ट स्टेटिस्टिक है वो डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है। तो इसे मैं टू सैंपल के लिए देख रहा हूँ। तो टू सैंपल प्रॉब्लम में सिंपली जो नल हाइपोथेसिस होगी, मैं कहूँगा भाई दोनों मीडियन क्या है, पॉपुलेशन के आइडेंटिकल हैं। अगर हमारे पास दो सैंपल हैं, दो सैंपल दो पॉपुलेशन से कंसिडर किए गए हैं, तो नल हाइपोथेसिस होगी भाई दी मीडियंस ऑफ बोथ पॉपुलेशन आर आइडेंटिकल। ठीक है, ये हमें टेस्ट करना है। अगर वन सैंपल प्रॉब्लम होती, तो वन सैंपल प्रॉब्लम में ये स्पेसिफाइड वैल्यू होती। ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे देखिए। स्टेप फर्स्ट, आप समझ रहे हैं ना वन सैंपल में कैसे वर्क होगा। जैसे हम ऑर्डिनरी साइन टेस्ट में वर्क कर रहे थे उसी तरह से करना है। डिफरेंस है, वहां पर पॉजिटिव हम साइन देख रहे थे, नेगेटिव साइन देख रहे थे, यहाँ पर अबव मीडियन और बिलो मीडियन ऑब्जर्वेशंस देखने हैं। ठीक है। तो अब इसमें थोड़ा सा पहले हम क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट में सैंपल कंबाइंड करेंगे। फर्स्ट स्टेप होगा कंबाइन दी सैंपल। सेकेंड स्टेप होगा फाइंड मीडियन ऑफ द कंबाइंड सैंपल। ठीक है। जबकि वन सैंपल में क्या था, वन सैंपल में ऑलरेडी हमें सैंपल गिवन था और मीडियन स्पेसिफाइड था, तो वहां पर हमें ये दो स्टेप नहीं करने हैं। ठीक है। टू सैंपल में ये दो स्टेप अप्लाई होंगे, वन सैंपल में दो स्टेप अप्लाई नहीं होंगे, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी हमारे पास सिंगल सैंपल है और मीडियन ऑलरेडी स्पेसिफाइड है। क्लियर। तो अब थर्ड स्टेप कॉमन हो जाएगा। तो थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे,
फाइंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बिलो और अबव मीडियन। ठीक है, कोई भी एक रूल हम आइडेंटिफाई डिफाइन कर लें। हमने क्या किया भाई, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बिलो मीडियन निकाल लिए कि कितने ऑब्जर्वेशंस हमारे बिलो मीडियन है या कितने ऑब्जर्वेशंस अबव मीडियन है। ठीक, देन स्टेप फोर्थ में, अब देखो यहाँ पर क्या था, सैंपल हमने कंबाइंड किया है, तो हमें ये भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो बिलो मीडियन सैंपल हैं वो किस सैंपल को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिफाई द ऑब्जर्वेशंस ऑफ ईच सैंपल एंड डिनोट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ x बाई u एंड ऑफ y बाई v। सपोज x हमारा फर्स्ट सैंपल है, y हमारा सेकंड सैंपल है, तो u और v से यहाँ पर हम इसे डिनोट करेंगे। ओके, तो देखिए p वैल्यू क्या होगी यहाँ पर। p वैल्यू की बात करें तो p वैल्यू इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग u and v, that means getting u observations of x and v observations of y below median या above median। तो अब कैसे ये प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करेंगे, देखिए इसको समझते हैं, एक डायग्राम से समझते हैं, इतना तो क्लियर होगा सबको। ठीक है, हमने इसको इस तरह से समझ सकते हैं भाई, हमने क्या किया, x1 x2 अप टू xn ये एक सैंपल था, y1 y2 अप टू yn ये दूसरा सैंपल था, तो हमने इसे कंबाइन कर दिया। ठीक है, x1 x2 y1 x3 y2 x4 y3 y4। ठीक है, इस तरह का सपोज हमें कंबाइंड सैंपल मिला। क्लियर, तो हमने मीडियन कैलकुलेट किया। ठीक है, अब मीडियन में हमने देखा भाई दिस x1 इज बिलो मीडियन। ठीक है, ये x1 बिलो मीडियन है, इसी तरह से y1 बिलो मीडियन है, y3 बिलो मीडियन है, x4 बिलो मीडियन है। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं भाई x1 के x के कितने ऑब्जर्वेशन बिलो मीडियन है इस सीक्वेंस में, दो ऑब्जर्वेशन बिलो मीडियन है x1 एंड x4, तो u इक्वल टू 2 हो गया। और हमने देखा y के कितने ऑब्जर्वेशन बिलो मीडियन है, तो वो v हो गया, वो v भी क्या है इस केस में 2 है। ठीक है, तो u और v हमारा आइडेंटिफाई हो गया। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग u एंड v ऑब्जर्वेशंस ऑफ x एंड y बिलो मीडियन। तो ये प्रोबेबिलिटी कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, इसे कैलकुलेट करने के लिए एक इसको इस तरह से समझ सकते हैं जैसे हमने अर्न वाली प्रॉब्लम सॉल्व की थी। ठीक है, सपोज हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, n1 प्लस n2 ऑब्जर्वेशंस हैं, और इसमें से हम देख रहे हैं भाई u ऑब्जर्वेशंस आर बिलो मीडियन आउट ऑफ n1 ऑब्जर्वेशंस ऑफ सैंपल फर्स्ट, एंड v ऑब्जर्वेशंस आर बिलो मीडियन ऑफ सैंपल सेकेंड हैविंग सैंपल साइज n2। क्लियर, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास n1 प्लस n2 में u और v का। आउट ऑफ n1 u ऑब्जर्वेशंस आर बिलो मीडियन एंड आउट ऑफ n2 v ऑब्जर्वेशंस आर बिलो मीडियन। क्लियर, तो अब यहाँ से हमें क्या करना है, u और v हमने सेलेक्ट करना है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी सर कितनी दोनों होगी। बिलो मीडियन होंगे, एक अपर मीडियन होगा ना? नहीं नहीं, दोनों बिलो मीडियन होंगे या अबव मीडियन होंगे, या तो बिलो मीडियन कंसीडर करोगे या फिर अबव मीडियन कंसीडर करोगे। क्लियर, अच्छा। ठीक है, अगर आप x के ऑब्जर्वेशंस को बिलो मीडियन देखते हैं तो y के ऑब्जर्वेशंस को भी बिलो मीडियन देखना होगा, अगर x के ऑब्जर्वेशंस को अबव मीडियन देखते हैं तो y के ऑब्जर्वेशंस को भी
अब मीडियन देखना होगा। देन आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस देखोगे, हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस आर बिलो मीडियन और हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस आर अबव मीडियन। ठीक है, सपोज मैं बिलो मीडियन कंसिडर कर रहा हूँ, तो बिलो मीडियन में N1 फर्स्ट सैंपल के ऑब्जर्वेशंस हैं। तो N1 ऑब्जर्वेशंस में से मुझे पता चला भाई U नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है, बिलो मीडियन है। और N2 ऑब्जर्वेशंस सेकंड सैंपल में है, तो उससे हमें पता चला भाई V ऑब्जर्वेशंस क्या है, बिलो मीडियन है। ठीक है, तो टोटल ऑब्जर्वेशंस N1 प्लस N2 है, इसमें से U और V ऑब्जर्वेशंस मिलने का क्या चांस है। तो ये इतना क्लियर हो गया भाई, जो U ऑब्जर्वेशंस होंगे ये N1 से सेलेक्ट होंगे, और जो V ऑब्जर्वेशन है ये N2 से सेलेक्ट होंगे। होगा ऐसा? तो ये प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, सिंपली प्रोबेबिलिटी N1 C U इंटू N2 C V डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 C U V। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या है हमारा, हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। यही होता है ना हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, क्यों? ये एक एग्जांपल से भी हमने डिस्कस किया था, जिसमें नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स हमने कंसिडर किए थे। ठीक है, तो ये सिंपली हमारी पी वैल्यू होगी। ठीक, ये पी वैल्यू हो गई। अगर यहाँ पर सिंगल सैंपल होता, तो सिंगल सैंपल में ये N1 की जगह पे N हो जाता। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी हमारी सिंपली इस तरह से कैलकुलेट करते हैं हम इसे, N1 CU अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या होता, U अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ मीडियन, सॉरी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बिलो मीडियन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, वहाँ पर पी वैल्यू हमारी ये हो जाती फर्स्ट सैंपल के केस में। क्लियर? तो इस तरह से ये सेकंड सैंपल, अगर मोर देन टू सैंपल्स होंगे, तो मोर देन टू सैंपल्स में ये प्रोबेबिलिटी इस तरह से हो जाएगी, सपोज N1 CU N2 CV, अगर तीन सैंपल हैं तो N3 CW डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3 CU प्लस V प्लस W। इसी तरह से अगर चार सैंपल हैं, तो इसको फिर हम आगे फर्दर डेवलप कर सकते हैं। क्लियर? तो मीडियन टेस्ट क्या है, वन सैंपल के लिए भी अप्लाई हो सकता है, टू सैंपल के लिए भी, और मोर देन टू सैंपल के लिए भी। हालांकि इसे हम ज़्यादातर टू सैंपल के लिए ही यूज करते हैं। क्लियर है? तो ये हमारी पी वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये तो पी वैल्यू अप्रोच है। अब कभी कभी क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं, यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं, यू इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बिलो मीडियन। अब सपोज मैं बिलो मीडियन वाला केस कंसिडर कर रहा हूँ, बिलो मीडियन इन फर्स्ट सैंपल, और वी क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बिलो मीडियन इन सेकेंड सैंपल। ठीक है, तो इस केस में जब स्मॉल फ्रीक्वेंसीज हैं, स्मॉल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब लार्ज फ्रीक्वेंसीज हो जाएंगी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, काई स्क्वायर टेस्ट यूज करेंगे। अब ये काई स्क्वायर टेस्ट कैसे यूज करते हैं, देखिए सिंपल सी कंडीशन है, हमारे पास सैंपल 1 है एंड सैंपल 2 है। ठीक है, अब दो कंडीशन है, सैंपल 1 में ऑब्जर्वेशंस आर ग्रेटर देन कंबाइंड मीडियन, और ऑब्जर्वेशंस आर लेस देन कंबाइंड मीडियन। दो कंडीशन है, दोनों में से एक कोई भी कंडीशन हम कंसिडर कर लें। ठीक है, तो जब दोनों कंडीशन को कंसिडर करेंगे, तो उस केस में हमें ये कंटिंजेंसी टेबल मिलेगी। ठीक है, तो कंटिंजेंसी टेबल मिलेगी, तो यहाँ पर काई स्क्वायर की हेल्प से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सिंपली वैल्यू हमें पता है, ऑब्जर्वेशंस अबव मीडियन की बात करें। ठीक है, अगर हम सपोज इसे बिलो मीडियन कह लें, इसे अब मीडियन के लिए हम बिलो मीडियन वाला कंसिडर केस कंसिडर करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो सैंपल 1 में N1 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो सैंपल 1 का टोटल कितना है, N1 है, सैंपल 2 का टोटल N2 है, और टोटल कंबाइंड सैंपल कितना है, N1 प्लस N2 है। ठीक है, तो टोटल ऑब्जर्वेशंस बिलो मीडियन आर U प्लस भी, and out of U plus B, U observations belongs to first sample and V observations belongs to second sample। क्लियर? U observations ऐसे हैं जो सैंपल फर्स्ट में कंबाइंड मीडियन से बिलो हैं,
और भी ऑब्जर्वेशंस ऐसे हैं जो सैंपल सेकंड में कंबाइंड मीडियन से बिलो हैं। तो ये यू एंड भी हो गया। तो ये ऑब्जर्वेशंस अबव मीडियन कितने हो जाएंगे, एन वन माइनस यू फर्स्ट सैंपल में, एंड सेकंड सैंपल में एन टू माइनस यू, एंड ओवरऑल ऑब्जर्वेशंस अबव मीडियन विल बी एन वन प्लस एन टू माइनस यू माइनस वी। तो ये कंटिजेंसी टेबल बन गई 2x2 की। तो यहाँ पर हम काई स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, काई स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं। काई स्क्वायर को हम सर देखेंगे भाई, अगर इफ, हाँ, सैंपल 2 में N2 माइनस V है ना कि U है? एन टू माइनस वी होगा। ठीक है, तो डिसीजन हो जाएगा इफ काई स्क्वायर कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन काई स्क्वायर टेबुलेटेड। अब काई स्क्वायर टेबुलेटेड क्या होगा, यहाँ पे 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। ठीक है, वी रिजेक्ट H0। ठीक है, इस केस में हम कहेंगे भाई दोनों पॉपुलेशन मीडियन के टर्म्स में आइडेंटिकल नहीं है। क्लियर है, मीडियन टेस्ट समझ में आया सबके? अगर कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। क्यों? सर अगर N की वैल्यू लार्ज है, मतलब हम लोग के पास जो सैंपल है N1 और N2 में वो बहुत ज्यादा है, तब हम लोग काई स्क्वायर वाले अप्रोच को यूज करेंगे। नहीं तो हम लोग नॉर्मल जो आप उससे पहले बताए थे उससे भी कर सकते हैं। हाँ, अभी देखो ना, जैसे एन वन अगर आपका सपोज मैं कहूँ भाई लेस देन 7 है और एन टू लेस देन 7 है, तब तो हम जो ये प्रोबेबिलिटी एन वन सी यू एन टी एन टू सी वी अपॉन एन वन प्लस एन टू सी यू प्लस वी कैलकुलेट कर रहे हैं ना, ये इजी है कैलकुलेशन में अभी। लेकिन जैसे ये सपोज एन वन इक्वल टू 25 हो गया, एन टू इक्वल टू 27 हो गया, यू इक्वल टू 15 हो गया, वी इक्वल टू 16 हो गया, तो इस केस में ये प्रोबेबिलिटी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी कैलकुलेट करने के लिए। तो हम सिंपली क्या करेंगे, कंटिजेंसी टेबल बना के काई स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये कहने का मतलब है। ठीक है, और कोई डाउट है किसी को? सर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे भी। अब देखो, ये ये कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो मैंने यूट्यूब पे अपलोड किए हैं, तो वहाँ पे आप उसे देख सकते हैं। अगर आपको समय है तो वहाँ पे आप देख लीजिए, वहाँ पे सारे मैंने न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया हुआ है और पूरा प्रोसीजर भी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, ओके सर। कर कर लेंगे। यस सर। हम्म, तो अब ये यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है वो इसी तरह का होगा कि भाई इस केस में मीडियन टेस्ट टू सैंपल, मीडियन टेस्ट इन केस ऑफ टू सैंपल पी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन ये इस तरह का बन सकता है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है भाई, इस तरह का एक सिंपल लैंग्वेज क्वेश्चन भी बन सकता है, इफ एन वन एंड एन टू आर लार्ज देन मीडियन टेस्ट कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ, वो ऑप्शन दे देगा नीचे, टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, यू टेस्ट, इस तरह दे देगा, ऑप्शन होगा काई स्क्वायर टेस्ट। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बाकी डिटेल्ड अगर आपको देखना है, डिटेल्ड एनालिसिस कैसे करेंगे क्या करेंगे, तो आप यूट्यूब पे मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की, तो उसे आप देख सकते हैं। ठीक है, उसमें मैंने प्रॉब्लम भी सॉल्व की होंगी। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टर्म है, सॉरी जो नेक्स्ट टेस्ट है वो है मान विटनी टेस्ट। ठीक है, अब मान विटनी टेस्ट ये इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट के काउंटर में हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में यूज करते हैं। ठीक है, इस केस में जो नल हाइपोथेसिस होगी इसमें हम कहेंगे भाई M1 इज इक्वल टू M2। ठीक, अब यहाँ पे सैंपल लेकिन क्या होंगे, सैंपल इंडिपेंडेंट होंगे, ये आप ध्यान में रखना। पेयर्ड टी टेस्ट की जो एनालॉगस फॉर्म होगी वो विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट होगा। ठीक है, वहीं इंडिपेंडेंट टी टेस्ट की बात करें, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का एनालॉगस फॉर्म यू टेस्ट भी इसे हम कहते हैं, मान विटनी यू टेस्ट भी इसे कहते हैं, या विल्कॉक्सन यू टेस्ट भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है यहाँ पर, ये विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट है, ये विल्कॉक्सन यू टेस्ट है। ठीक है, मान विटनी टेस्ट को मान विटनी यू टेस्ट या विल्कॉक्सन यू टेस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो अब होता क्या है मान विटनी टेस्ट, इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं।
तो सिंपली हमें क्या गिवन होगा, ये 2 सैंपल इंडिपेंडेंट सैंपल गिवन होंगे, ठीक है। ये हमेशा 2 सैंपल के लिए ही अप्लाई होगा। अगर 2 से ज़्यादा सैंपल हैं तो उस केस में फिर हम अनोवा में आ जाएंगे, तो वहाँ पर फिर क्रुस्कल वालिस टेस्ट यूज होगा। वो क्रुस्कल वालिस टेस्ट क्या होता है अभी आगे देखते हैं। तो मान विटनी टेस्ट में हमारे पास 2 सैंपल हैं, तो स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे, दोनों सैंपल को कंबाइन कर लेंगे। कंबाइन दी सैंपल एंड अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। सैंपल को हमने अरेंज कर लिया और सैंपल को कंबाइन कर लिया, देन उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। स्टेप सेकंड में हम आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई द ऑब्जर्वेशन, आइडेंटिफाई विच ऑब्जर्वेशन बिलोंग्स टू विच सैंपल। हम कंबाइन तो कर रहे हैं सैंपल को, कंबाइन करने के साथ असेंडिंग ऑर्डर में भी लिख रहे हैं, तो हमें ये भी आइडेंटिफाई करना है कि भाई फर्स्ट ऑब्जर्वेशन किस सैंपल से है, फर्स्ट सैंपल से है या सेकंड सैंपल से है। इसी तरह से सेकंड ऑब्जर्वेशन फर्स्ट सैंपल से है या सेकंड सैंपल से है। ये आइडेंटिफायर भी हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। स्टेप थर्ड में हमने आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। चेक, स्टेप थर्ड में चेक वेदर y precedes x और x प्रीसीड्स y। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। अब क्या हो सकता है भाई, आपने ऑब्जर्वेशंस अरेंज किए, सपोज n-1 और nth ऑब्जर्वेशन, लास्ट के 2 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। लास्ट के 2 ऑब्जर्वेशन क्या हो सकते हैं, लास्ट के 2 ऑब्जर्वेशन इस तरह की फॉर्म में हो सकते हैं, एक्स वाई या वाई एक्स। यानी फर्स्ट केस में क्या मतलब है भाई, अगर एक्स फर्स्ट सैंपल को बिलोंग करता है, वाई सेकंड सैंपल को बिलोंग करता है, तो ये सीक्वेंस कह रहा है भाई एक्स ये फर्स्ट, यानी जो लास्ट ऑब्जर्वेशन है, ये लास्ट ऑब्जर्वेशन सेकेंड सैंपल को बिलोंग करता है, ठीक है। वहीं सेकेंड केस में लास्ट ऑब्जर्वेशन फर्स्ट सैंपल को बिलोंग करता है। क्लियर, ये समझ में आया सबके। आपने डेटा अरेंज किया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, और डेटा को आइडेंटिफाई भी किया कि कौन सा सैंपल कौन सा ऑब्जर्वेशन किस सैंपल को बिलोंग करता है। जैसे असेंडिंग ऑर्डर में n-1th ऑब्जर्वेशन है और nth ऑब्जर्वेशन है, तो आपको पता चला भाई n-1th ऑब्जर्वेशन x को बिलोंग करता है, nth ऑब्जर्वेशन y को बिलोंग करता है। तो ये केस हुआ x प्रीसीड्स y, दिस केस इज x प्रीसीड्स y। और इसी तरह से हो सकता है भाई लास्ट ऑब्जर्वेशन x हो और सेकंड लास्ट ऑब्जर्वेशन y हो, तो ये केस हो गया y प्रीसीड्स x। क्लियर, इतना क्लियर है सबको। यस सर। अब यहाँ से केस बनते हैं, ठीक है। अभी एक जनरल रूल भी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन ज़्यादातर हम केस वाइज ही करते हैं। इफ x प्रीसीड्स y, then find s1, s1 will be sum of ranks of x in the combined sample, ठीक है। तो S1 हम कैलकुलेट कर लेंगे इसी तरह से, इफ y precedes x, then find S2, S2 is sum of ranks of y। क्लियर, तो केस फर्स्ट यहाँ पर है when x precedes y, then u, मान विटनी यू टेस्ट है तो यू स्टैटिस्टिक है, यहाँ पे यू इक्वल टू n1 n2, n1 इज फर्स्ट सैंपल साइज, n2 इज सेकंड सैंपल साइज, प्लस n1 इंटू n1 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस s1,
ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। और केस सेकंड हो सकता है व्हेन y precedes x, then we will find u dash which is equal to n1 into n2 plus n2 into n2 plus 1 by 2 minus s2। ठीक है, तो ये रिलेशन होगा यहाँ पर u प्लस यू डैश विल बी इक्वल टू n1 n2। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर आपके आपने देखा भाई डेटा में x प्रीसीड्स y है, तो उस केस में आपने u कैलकुलेट कर लिया, तो u डैश आप डायरेक्टली यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, u डैश इज n1 n2 माइनस u। ठीक, अब हम u कैलकुलेटेड की बात करते हैं। अब यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है जो u की रेंज होगी, u की रेंज होगी 0 to n1 n2। u की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू n1 इंटू n2 हो सकती है। ठीक है, तो जो स्टैटिस्टिक होगी यहाँ पे ये होगी u कैलकुलेटेड इक्वल टू मिनिमम ऑफ u कॉमा यू डैश। ठीक है, तो u और u डैश में जो भी स्टैटिस्टिक मिनिमम होगी वो हमारा u कैलकुलेटेड होगा। क्लियर, तो इसके बेसिस पे हम डिसीजन बनाएंगे। इफ u कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन u टेबुलेटेड वी रिजेक्ट h0, अदरवाइज वी एक्सेप्ट h0। क्लियर, ये डिसीजन है। ठीक है, अब इसमें जो याद रखना है वो याद रखना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ u। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ u कितना होगा, तो ये वैल्यू होता है n1 वन इंटू एन टू बाई टू, और वेरिएंस ऑफ u ये होगा n1 n2 इंटू n1 प्लस n2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 12। ठीक, तो एक तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है u का फॉर्मूला, u इक्वल टू n1 n2 प्लस n1 इंटू n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस एस एक्स भी इसे कहते हैं, एस एक्स इज सम ऑफ रैंक्स ऑफ एक्स व्हेन एक्स प्रीसीड्स वाई। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे y आएगा, तो ये फैक्टर में भी क्या होगा n2 आ जाएगा, n2 इंटू एन टू प्लस वन आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, और इसका ये रिलेशन भी पूछा जाता है u प्लस यू डैश इक्वल टू n1 प्लस n2, ये रिलेशन भी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया मान विटनी यू टेस्ट। इसमें किसी को कोई कुछ प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सर आपने रिलेशन में ऊपर भी n1 प्लस n2 बोला था, यहाँ भी n1 प्लस n2 बोला और लिखा n1 इंटू n2 रहे हैं, तो सही हाँ, है ना? एन वन इंटू एन टू है ना, u प्लस यू डैश हाँ। इक्वल टू n1 इंटू एन टू। ओके, हाँ ठीक है सर। तो अब नेक्स्ट टेस्ट है। अब इसमें ये हो गया भाई, अभी तक हमने देख लिया मीडियन की स्पेसिफाइड वैल्यू हमने टेस्ट कर ली, दो मीडियंस के बीच में कंपैरिजन कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रॉब्लम, लास्ट प्रॉब्लम हमारे पास बचती है कंपैरिजन बिटवीन सेवरल पॉपुलेशंस हैविंग आइडेंटिकल मीडियन, दैट मींस कंपैरिजन बिटवीन मीडियंस, कंपैरिजन बिटवीन सेवरल मीडियंस, दैट मींस अनोवा। ठीक है, तो अनोवा में दो केस होते हैं, एक तो होगा वन वे अनोवा और दूसरा होगा टू वे अनोवा। ठीक, तो वन वे अनोवा में हमारे पास सिर्फ एक ही असाइनेबल फैक्टर होगा। ठीक है, टू वे अनोवा में दो असाइनेबल फैक्टर हम एक साथ कंसिडर करेंगे। ठीक, तो वन वे अनोवा में अजम्पशन, बेसिक अजम्पशन ये है भाई डेटा शुड बी नॉर्मल। ठीक है, तो अब नॉर्मलिटी अजम्पशन फॉलो नहीं करता है, तो फिर हम क्या करेंगे, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यहाँ पर यूज करेंगे। तो वन वे अनोवा में क्रुस्कर वालिस एच टेस्ट हम अप्लाई करते हैं, क्रुस्कल वालिस एच टेस्ट हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, क्या प्रोसीजर होता है इसका, इसको डिस्कस करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है।
इम्पोर्टेंट तो प्रोसीजर ही है यहाँ पर। ठीक है, असाइनेबल फैक्टर हमने लिया है, सिंगल असाइनेबल फैक्टर होगा। तो इस फैक्टर की क्या होंगी, डिफरेंट क्लासेस होंगी। सपोज इस फैक्टर की सपोज के क्लासेज हैं। ठीक है, अब हर ग्रुप में हर क्लास में हमने क्या किया होगा, इसे रेप्लिकेट किया होगा, रिपीट किया होगा। ठीक है, सपोज यहाँ फर्स्ट क्लास में n1 ऑब्जर्वेशन हमने लिए हैं, सेकंड में n2 लिए हैं, इसी तरह से kth क्लास में n के ऑब्जर्वेशन लिए हैं। ठीक, आप में से कोई बता सकता है मुझे रिपीटेशन क्यों करते हैं, रेप्लिकेशन क्यों अप्लाई करते हैं? सर रेप्लिकेशन For validation of experimental error. हम्म, एक्सपेरिमेंटल एरर की वैलिडेशन यानी उसे मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, जनरली रेप्लिकेशन अप्लाई करते हैं। मैंने अनोवा आपको एक्सप्लेन किया था, अनोवा में मैंने बताया था भाई जो एफ कैलकुलेट हम करते हैं, एफ होता है वेरिएंस ड्यू टू असाइनेबल फैक्टर डिवाइडेड बाय वेरिएंस ड्यू टू रैंडम कंपोनेंट। तो वेरिएंस ड्यू टू रैंडम कंपोनेंट इज जनरली नोन एज एक्सपेरिमेंटल एरर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक ही असाइनेबल फैक्टर कंसिडर किया है, उसकी सपोज के क्लासेज हैं। तो फर्स्ट क्लास में हमने n1 ऑब्जर्वेशंस लिए, सेकंड में n2 लिए, kth में n के ऑब्जर्वेशंस लिए। ठीक, तो कैसे यहाँ पर अब क्रुस्कर वालिस टेस्ट अप्लाई होगा, तो ऑब्जर्वेशन से तो हमें कुछ लेना देना नहीं है ना। हमें क्या करना है, अपने डेटा को या तो नॉमिनल स्केल में कन्वर्ट करना है या फिर ऑर्डिनल स्केल में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो हम यहाँ पर डेटा को ऑर्डिनल स्केल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए स्टेप फर्स्ट की बात करें तो स्टेप फर्स्ट में असाइन रैंक टू ईच ऑब्जर्वेशन फ्रॉम 1 टू कैपिटल एन। कैपिटल एन इज समेसन आई 1 टू के एन आई। ठीक है, एन क्या होगा यहाँ पर, कैपिटल एन कितना होगा, कैपिटल एन इज n1 प्लस n2 प्लस अप टू एन के, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जो रैंकिंग होगी वो टोटल रैंकिंग होगी। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर सारे ऑब्जर्वेशंस को रैंक दे देंगे। वो हम रैंक क्या करें, लोवेस्ट टू हाईएस्ट दें या हाईएस्ट टू लोवेस्ट दें। ठीक, हमने यहाँ पर ग्रुप वाइज भी नहीं देखना है और रो कॉलम वाइज भी नहीं देखना है, रो वाइज भी नहीं देखना है, सिंपली क्या करना है, रैंक दे देनी है ऑब्जर्वेशंस को। ये पूरा डेटा सेट हमारे पास है, ये पूरा डेटा एरे मेरे पास है। ठीक है, इस पूरे डेटा एरे में मैं क्या करूंगा, लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन को फर्स्ट रैंक दे दूंगा। वो लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन फर्स्ट ग्रुप में भी हो सकती है, सेकंड में भी हो सकती है, केथ में भी हो सकती है। क्लियर, रैंकिंग कहाँ से कहाँ तक होगी, 1 से लेके कैपिटल एन तक होगी। ठीक, इतना समझ में आया सबके? क्यों, यस सर। हमें डेटा एरे गिवन है ना, यहाँ पर रो कॉलम में डेटा गिवन है, हमने उसमें लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन आइडेंटिफाई किया, उसे फर्स्ट रैंक दे दी। देन सेकंड लोवेस्ट ऑब्जर्व देन से उससे थोड़ा हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन देखा, सेकंड हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन देखा, देन उसे सेकंड रैंक दे दिया। इसी तरह से हमने रैंकिंग कर दी 1 से लेके एन तक। टोटल ऑब्जर्वेशन कितने होंगे, एन होंगे। तो भाई ओबियस है, यहाँ पे जो सम ऑफ रैंक्स होगी, ठीक है, सम ऑफ रैंक्स, ये अगर रिपीट नहीं हुई है, रैंक हमारी ऑब्जर्वेशंस अगर रिपीट नहीं हुए हैं, तो उस केस में ये सम ऑफ रैंक्स होगी n इंटू एन प्लस 1/2। इतना ही होगा। क्यों, ये रैंकिंग यहाँ पर इस तरह से होगी ना, 1 2 3 4 अप टू n। तो सम ऑफ रैंक्स दैट मीन्स सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, दिस इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1/2। तो ये सम ऑफ रैंक्स हो गया। फिर स्टेप थर्ड में हम एक्सपेक्टेड सम ऑफ रैंक कैलकुलेट करेंगे, एक्सपेक्टेड sum of ranks for ith sample, expected sum of ranks for ith sample। यानी हर सैंपल में जो सैंपल हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे, हर सैंपल में क्या होना चाहिए, एक्सपेक्टेड रैंक क्या होनी चाहिए, एक्सपेक्टेड सम ऑफ रैंक कितनी होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा इंक्लूजन प्रोबेबिलिटी। इंक्लूजन प्रोबेबिलिटी इज एन आई अपॉन एन इंटू सम ऑफ रैंक्स, दैट इज एन इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, तो इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा
कितना आएगा, ni इंटू n+1/2। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इस फर्स्ट, अगर हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट ग्रुप की सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज की एक्सपेक्टेड, सॉरी, सम ऑफ रैंक्स की एक्सपेक्टेड सम ऑफ रैंक है। एक्सपेक्टेड सम ऑफ रैंक इस केस में क्या होगी, n1 इंटू n+1/2। इसी तरह से सेकेंड क्लास की n2 इंटू n+1/2। इसी तरह से kth क्लास की nk इंटू n+1/2। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड सम ऑफ रैंक्स होंगी, एक्सपेक्टेड सम ऑफ रैंक्स फॉर ith सैंपल। ठीक, अब ये तो एक्सपेक्टेड है। अब ऑब्जर्व्ड तो कुछ और होंगी ना। ऑब्जर्व्ड में क्या होगा, अब हमने रैंकिंग की है क्लास वाइज, ठीक है, अब रैंकिंग हमने ओवरऑल की है 1 to n। तो सपोज उसमें हमने कह लिया लेट ri be the actual sum of ranks in ith sample। ठीक है, तो ये तो एक्सपेक्टेड सम ऑफ रैंक्स थी। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे भाई सम ऑफ रैंक्स इतनी आनी चाहिए अंडर नल हाइपोथेसिस। लेकिन आई क्या, फर्स्ट में ऑब्जर्व हुई R1, सेकेंड में ऑब्जर्व हुई R2, इसी तरह से kth में ऑब्जर्व हुई Rk। क्लियर। तो इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, एच स्टैटिस्टिक डिफाइन करते हैं। ये एच स्टैटिस्टिक, ये फॉर्मूला होगा यहाँ पर 12 डिवाइडेड बाई n इंटू n+1 समेसन i 1 to k 1/ni इंटू ri माइनस ni इंटू n+1/2 होल स्क्वायर। ठीक है, एक्चुअली में फॉर्मूला इसी तरह का है, समेसन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर 1/n। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डेविएशंस निकाल रहे हैं, डेविएशंस अबाउट मीन। ठीक है, तो यहाँ पर ये डेविएशन है, दिस इज डेविएशन, डेविएशंस ऑफ रैंक्स अबाउट एक्सपेक्टेड सम ऑफ रैंक्स, डेविएशन ऑफ सम ऑफ रैंक्स अबाउट expected sum of rank. These values are expected sum of ranks and these values are actual sum of ranks. So this is the square of deviation. Clear? तो इस तरह से भी इसे आप समझ सकते हैं। तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करें तो ये इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा आपको, 12/n इंटू n+1 समेसन i 1 to k ri स्क्वायर अपॉन ni -3 इंटू n+1। ठीक है, यही होता है, यही आएगा। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना ज़्यादा इजी है। ठीक है, तो इसे हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। अब हालांकि अब तो हम सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, सर कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आएगा टेस्ट। 3 × n+1? अब ये सिंप्लीफाई करेंगे ना इसे, स्क्वायर स्क्वायर ओपन करोगे। ठीक है, स्क्वायर ओपन करने पे आप देख रहे हो समेसन आ रहा है आपका एन होगा। ठीक, तो उसके बेसिस पे ये फॉर्मूला आप सिंप्लीफाई करोगे तो इतनी वैल्यू आएगी इसकी। ठीक है, समेसन आर आई एन होगा, समेसन एन आई भी आपका एन होगा। ठीक, सॉरी, समेसन आर आई आपका एन इंटू n+1/2 होएगा। तो ये फॉर्मूले जब अप्लाई करोगे तो ये सिंप्लीफाई करने पे इतना आएगा। ठीक, अब जो h का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये अप्रोक्सीमेटली काई स्क्वायर होता है विथ k-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, जो h स्टैटिस्टिक है इसका डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर विथ k-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। और ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रुस्कर वालिस h स्टैटिस्टिक इज काई स्क्वायर विद k-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो जो भी डिसीजन होगा वो काई स्क्वायर के बेसिस पे होगा। तो सिंपली हम देखेंगे भाई, इफ h कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन काई स्क्वायर k-1 वी रिजेक्ट h0। ओके, और रिजेक्ट, सॉरी, h0 क्या होगा यहाँ पे, h0
is that the populations are identical। ठीक है, जितनी भी पॉपुलेशन, यहाँ पे पॉपुलेशन क्या होगी, ग्रेटर देन 3 की ही कंडीशन होगी। ठीक है, पॉपुलेशन क्या होंगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 की कंडीशन में होंगी। और ये भी ध्यान रखना है, जब k इक्वल टू 2 होएगा तो ये टेस्ट हमारा मान विटनी यू टेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो ये भी हम कह सकते हैं मान विटनी यू टेस्ट इज ए स्पेशल केस ऑफ क्रुस्कर वालिस एच टेस्ट। ठीक, इतना क्लियर है ना सबको। अब ये फॉर्मूले हैं, ये थोड़ा सा आपको याद रखने हैं, प्रोसीजर में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं है। अब ये तो था भाई जहाँ पर रैंक टाई नहीं हो रही थी, तो एक क्वेश्चन ये आया हुआ था कि भाई अगर रैंक टाई हो जाए तो उस केस में क्रुस्कर वालिस कैसे कैलकुलेट होगा या उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इन केस ऑफ टाइड रैंक्स वी कैलकुलेट एडजस्टमेंट फैक्टर, we calculate adjustment factor v1 by c, which is equal to summation t upon n into n square minus 1, okay, where t is t into t square minus 1 and t is number of times an observation repeated। क्लियर। तो जैसे आपका डेटा एरे में यहाँ पे नोट करता हूँ, सपोज 30, 32, ठीक है, ये तीन ग्रुप हैं हमारे पास, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ठीक, तो अब यहाँ पे हमने रैंकिंग करनी है। ठीक है, ओवरऑल रैंकिंग हम करेंगे, तो लोवेस्ट टू हाईएस्ट अगर हम रैंकिंग करें तो लोवेस्ट टू हाईएस्ट रैंकिंग करने में हम देख रहे हैं भाई 30 एक ऑब्जर्वेशन है जो रिपीट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर एक T1 हम हो जाएगा, T1 हो जाएगा भाई ऑब्जर्वेशन 30 कितने बार रिपीट हुआ है, तो हम देख रहे हैं कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो T1 इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, अब ये रैंक हो जाएगी इसकी 1.5 और ये 1.5। ठीक, देन नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन हम देखेंगे 31 होगा सीक्वेंस में, तो इसकी रैंक हो जाएगी 3, देन 32 इसकी रैंक हो जाएगी 4। ठीक, इसी तरह से नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है 37, इसकी रैंक हो गई 5, देन 39 इसकी रैंक हो गई 6, देन 41। अब 41 देख रहे हैं भाई रिपीट हुआ है, तो ये T2 हो जाएगा। ठीक है, सर 39 के बाद 40 होगा पहले, फिर 40 बनाएगा। हाँ ये इसकी रैंक 7 हो गई। ठीक है, देन 41 है, तो 41 देखो 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। अब 41 और 41, 8 और 9, तो इसे भी हम 8.5 देंगे, इसे भी 8.5 की रैंक देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे 8.5, 8.5 रैंकिंग हो गई है 9 तक, तो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन 42 है, इसकी रैंक 10 हो जाएगी, देन 43, 11, 45, 12 एंड 50, 13। तो इस तरह से हमने रैंकिंग कर ली यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं भाई 2 ऑब्जर्वेशन हमारे रिपीट हुए हैं, तो 2 ऑब्जर्वेशन रिपीट हुए हैं, तो हम ये फैक्टर कैलकुलेट करेंगे t/t² - 1, तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो 2 × 2² दैट इज 4 - 1 दैट इज 3, तो ये 6 आ गया। इसी तरह से सेकंड के लिए भी 6 आ जाएगा, तो हम समेशन टी निकालेंगे, तो समेशन टी हो जाएगा 6 + 6, ये दोनों वैल्यूज के लिए ऐड होगा। ठीक है, तो ये समेशन टी हो गया 12, और c इक्वल टू हो जाएगा समेशन टी दैट इज 12 डिवाइडेड बाई n, n इज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ 4 ऑब्जर्वेशन है, यहाँ 5 हैं,
यहाँ 4 हैं तो 4 + 4 ये 13 हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाई 13 इंटू 13² - 1। तो ये एडजेसेंट फैक्टर इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। इतना क्लियर है? क्यों? एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये क्लियर है? यस सर। तो जैसे ही एडजस्टमेंट फैक्टर कैलकुलेट होगा तो हम एच कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, ये एच है देखो। अब यहाँ पर RI², ये RI² हमें चाहिए, बाकी तो हमारे पास ऑलरेडी वैल्यूज हैं। कैपिटल एन की बात मैं कर रहा हूँ, कैपिटल एन मेरा 13 है, N1 मेरा 4 है, N2 5 है, N3 4 है, ठीक है। अब मुझे R1 चाहिए, R2 चाहिए, R3 चाहिए, तो मैं H कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो R1 R2 R3 कितना होगा, देखिए R1 इज सम ऑफ रैंक्स फॉर फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप की सम ऑफ रैंक्स कितनी है, 1.5 + 1.5 3 + 3 6 + 4 10, ठीक है। तो R1 कितना हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू 10। R2 कैलकुलेट करेंगे तो सेकेंड ग्रुप की रैंक्स का सम, सेकेंड ग्रुप की रैंक्स का सम कितना है ये कैलकुलेट कर लें। तो ये जो भी आएगा 33 + 7 40 48.5। सिमिलरली R3 दैट इज सम ऑफ रैंक्स फॉर थर्ड ग्रुप, तो ये है, ये कितना है 6 5 11 13 84 32.5, ठीक है। तो ये वैल्यूज कैलकुलेट हो गई, तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एच कैलकुलेट कर सकते हैं, किया जा सकता है ना। एच कैलकुलेट करेंगे, देखो 12/13 इंटू 13 + 1, फिर ये समेसन यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे R1² / N1 प्लस R2² / N2 प्लस R3² / N3 देन -3 इंटू 14। तो एच कैलकुलेट हो गया। तो अब यहाँ पे लेकिन क्या था, रैंक्स रिपीट हुई थी, तो रैंक रिपीट हुई हैं, तो हम एच सी यानी एडजस्टेड क्रुस्कर वालिस एच स्टैटिस्टिक कैलकुलेट करेंगे और इसकी वैल्यू होगी H/C, ठीक है। तो ये रिलेशन भी पूछा जाता है यहाँ पर। और ये एडजस्टमेंट फैक्टर क्या होता है, तो सिंपली एडजस्टमेंट फैक्टर आपको याद रखना है समेसन टी डिवाइडेड बाई n इंटू n² - 1, वेयर समेसन टी इज इक्वल टू टी इंटू T² - 1। जैसे टाइड रैंक्स कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं आप, टाइड रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट में क्या करते हैं, m इंटू m² - 1/2, ये फैक्टर कैलकुलेट करते हैं ना वहाँ पे, क्यों? तो इसी तरह का फैक्टर है ये, न्यूमरेटर फैक्टर आपको ध्यान में रखना है, m इंटू m² - 1, वेयर t इज m t इंटू T²-1, ठीक है। कभी कभी वो इसको ऐसे भी पूछ देगा, ऐसे दे देगा ऑप्शन में T³ - T, ठीक। तो ये तो था क्रुस्कर वालिस वन वे अनोवा। इसमें नेक्स्ट है फ्रीडमैन्स टेस्ट या नॉन पैरामेट्रिक टू वे अनोवा, ठीक है। तो नॉन पैरामेट्रिक टू वे अनोवा क्या होता है ये भी आप समझ लो। अब टू वे अनोवा में क्या होगा, दो फैक्टर्स होंगे, मैं बहुत शॉर्ट में इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो असाइनेबल फैक्टर 1, इसको हम इस तरह से ले लेंगे, ठीक है। सपोज असाइनेबल फैक्टर 1 की k क्लासेज हैं, और यहाँ क्या होगा, असाइनेबल फैक्टर 2 होगा, और सपोज असाइनेबल फैक्टर 2 की r क्लासेज हैं, क्लियर। तो ये डेटा हमें गिवन है, ठीक। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसमें या तो असाइनेबल फैक्टर 1 के ग्रुप में रैंकिंग करेंगे या असाइनेबल फैक्टर 2 के ग्रुप में रैंकिंग करेंगे, क्लियर। तो मैंने क्या किया, सपोज मैंने मेथड अप्लाई किया रो वाइज रैंकिंग का, मैंने रो वाइज रैंकिंग कर दी। अब यहाँ पे ध्यान रखना, रो वाइज रैंकिंग क्या होगी, रो वाइज रैंकिंग 1 to k ही होगी, मिनिमम रैंक 1 होगी, मैक्सिमम रैंक k होगी, क्लियर। इतना समझ में आया सबके? इतना समझ में आ रहा है सबके? यस सर। हमने रो वाइज रैंकिंग की, इसी तरह से सेकेंड रो में रैंकिंग कर ली,
इसी तरह से आर थ्रू में रैंकिंग कर ली, तो ये रो वाइज रैंकिंग हमें मिली। ये रैंक हमें मिलेगी 1 2, ये इस तरह ऑर्डर में तो नहीं मिलेगी, अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी, लेकिन ये रैंकिंग कहाँ से कहाँ तक होगी, 1 से लेके के तक होगी। क्लियर, रो वाइज रैंकिंग कर ली। अब सिंपली क्या करेंगे, जो फर्स्ट कॉलम है इसका टोटल निकाल लेंगे, ये टोटल होगा रैंक इन फर्स्ट ग्रुप। ठीक है, तो ये इसे हम कह लेंगे R1। इसी तरह से इसे कह लेंगे R2। हमने कॉलम वाइज रैंक का टोटल कैलकुलेट कर लिया, तो ये RK हो गया, या सिंपली इसे मोर जनरल वे में कहें तो ये हो गया हमारा RJ, वेयर J वेरीज फ्रॉम 1 to अप टू K। क्लियर, तो रैंक कैसे निकालनी है समझ में आ गया। ये R1 R2 RK कैसे निकालना है, तो अब जो फ्रीडमैन टेस्ट होता है इसका फॉर्मूला होगा 12 अपॉन RK इंटू K+1 समेसन J1 to K R J², ये जो हमने निकाले हैं इनका स्क्वायर करना है, ऐड करना है, -3 into R K+1। और ये F का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये Chi² K-1 में होगा, अगर हमने रो वाइज रैंकिंग की है। अगर कॉलम वाइज रैंकिंग करेंगे तो उस केस में F का डिस्ट्रीब्यूशन Chi²R-1 हो जाएगा। रो वाइज अगर हम कॉलम वाइज रैंकिंग करेंगे तो उस केस में फिर हम रो टोटल सम रैंक निकालेंगे। ठीक है, रो का टोटल, सॉरी रो के केसेज में जो रैंक होंगी, रो के केसेज में जो रैंक आ रही होंगी उनका सम निकालेंगे, वो R1 R2 अप टू RR हो जाएगा। क्लियर है प्रोसीजर क्या करना है, क्यों? तो यस ये सर। फॉर्मूला, हाँ तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, और यहाँ पर भी वही एडजस्टमेंट फैक्टर हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उसी के बेसिस पे जो एडजस्टेड फ्रीडमैन स्टैटिस्टिक कैलकुलेट होगी वो F/C हो जाएगा। ठीक है, तो ये था नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो इसमें से कुछ काफ़ी सारे टेस्ट मैंने यूट्यूब पे अपलोड किए हुए हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पर आप देख लीजिए उन्हें, तो काफ़ी कुछ और चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये शॉर्ट में मैंने काफ़ी किया है इसे, फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है, कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप पूछ लेना। नेक्स्ट क्लास में हम कॉन्फिडेंस इंटरवल डिस्कस करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो वहाँ पे भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम इन टॉपिक से वहाँ पर इंक्लूड करेंगे, तो थोड़ा बहुत आइडिया और आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर भी मैं कहूँगा आपसे कि आप वो वीडियोस देख लेना। ठीक, और बुक अगर आपके पास है तो बुक में आप इनको देख के प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक, तो अभी अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर क्लास कंक्लूड करते हैं।